नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। अमरवाड़ा का अखाड़ा, जी हां, आज हम इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर कल यानी कि 10 जुलाई को वोट पड़ने वाले हैं, मतदान होने वाला है। अब 2023 में कांग्रेस के टिकट पर जीते कमलेश शाह के बीजेपी में आने के बाद उपचुनाव यहां पर होने जा रहे हैं, क्योंकि कमलेश शाह कांग्रेस से प्रत्याशी थे, जीत मिली थी, लेकिन वे बीजेपी में शामिल हो गए, सीट खाली हो गई और अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा से कमलेश शाह, वही कमलेश शाह जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, पहले कांग्रेस से प्रत्याशी थे तो अब उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी है। कांग्रेस से कमलनाथ के करीबी और आदिवासियों के आस्था स्थल आंचल धाम दरबार से जुड़े धीरेन्द्र शाह इस बार चुनावी मैदान में है, यानी कि कमलेश शाह और धीरेन्द्र शाह इस बार आमने सामने रहने वाले। तो वहीं बात अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की करें तो कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस लड़ाई को अब त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आ रही है। जी हां, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावन भलाबी भी चुनावी मैदान में है। इसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय होने के पूरे आसार है। अब क्या है अमरवाड़ा के चुनावी समीकरण, यहां किन मुद्दों की गूंज रही है, क्या है दोनों दलों के दावे, इसी को लेकर हम बात करेंगे। अब चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सुन लेते हैं इससे जुड़ी कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व के इस विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपका एक मत अमरवाड़ा विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करेगा। 20 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और जिस तरीके से विकास से कोसों दूर प्रदेश को कर रखा है, वो छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश का सबसे विकसित जिला है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज उन्हें विकास के सपने मत दिखाओ। पहले अपने बुधनी का विकास तो कर लो, मध्य प्रदेश की जो दूसरी विधानसभा है उसका विकास तो कर लो। जब भारतीय जनता पार्टी के पंच से लेके सांसद तक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका तो विकास कर लो। झूठे सब्जबाग दिखाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी नोटों की बारिश के भरोसे पे जीतना चाहती है, पर जनता इसका सबक सिखाएगी। जो काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में वहां पे हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में हुए, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, कांग्रेस पूरी ताकत से जीतेगी। तो देखिए, अमरवाड़ा को लेकर दोनों ही बड़े राजनीतिक दल दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनावी मैदान में है, मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मुद्दों पर जनता भरोसा करती है, ये तमाम सवाल जो है अभी अटकलों में, और इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुकी है, कांग्रेस से हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ठीक है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने काफी ताकत लगाई है अमरवाड़ा में। वैसे तो पूरी बीजेपी संगठनात्मक तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से यहां पे प्रचार प्रसार किया है, ठीक है, पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन एक पुराना किला है, ये कांग्रेस का ढहा पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संपर्क संवाद के माध्यम से सदैव वोटर्स के बीच में उपस्थित रहती है। हमारे जितने भी पन्ना प्रमुख हो या फिर बूथ अध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र प्रमुख हो, जिस प्रकार की हमारी संगठनात्मक रचना है उसके माध्यम से हम लोग सतत संपर्क का कार्य बनाए रखते हैं। और इसी के माध्यम से अगर हम कहा जाए तो आपकी बार लोकसभा का जो चुनाव है वो भी एक तरह से माना जाता था कि कमलनाथ जी का गढ़ कहते थे, जबकि गढ़ लोकतंत्र में कहीं नहीं होता है। ये लोकतंत्र है, जनता जिसे सिरमौर रखना चाहती है उसे सिरमौर करती है। तो जिस तरीके से लोकसभा में विजय रथ हमारा चला है और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं, निश्चित है कि ये जो चुनाव है ये भी हमारे लिए विजयश्री लेकर के आएगा। ठीक है, पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। पवन जी, देखिए, कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, छिंदवाड़ा के लिए तो पूरा था, क्योंकि कहीं ना कहीं गढ़ कहा जाता है, लंबे समय आपका रहा है वहां पर। अब अमरवाड़ा को लेकर भी यही तरह की चर्चाएं हैं। ठीक है, 11 बार जीत चुकी है कांग्रेस 1951 से अगर बात की जाए तो, लेकिन जिस तरह का प्रचार बीजेपी का रहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए हैं। ठीक है, आप पुराने नाते की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपने जनता को ठगा है।
नहीं, अब बीजेपी का कहना, बीजेपी तो कहती कुछ है करती कुछ है। हमेशा उनके कहने और करने में अंतर रहता है कि हमने ठगा है या इन्होंने ठगा है। पूरी दुनिया जान रही है कि कितने झूठ परोसा, कितने नकली गारंटियां दी, कितने गलत गलत बातें कही आम जनता से। अब उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। और गढ़ होता है विकास, गढ़ होता है डेवलपमेंट, गढ़ होता है भावनाएं। जो माननीय कमलनाथ जी ने इतने लंबे अरसे से सबसे पिछड़े जिले को सबसे अग्रणी एक छिंदवाड़ा मॉडल ला करके पेश कर दिया, और उन कामों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, हम तो कॉन्फिडेंट है अच्छी तरह से। पूरा मशीनरी, पूरा प्रशासन वहां पर लग गया। एक बात का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देता है। अरे तुम्हारी नीतियां इतनी अच्छी हैं, तुम्हारे काम इतने अच्छे हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं, तुम्हारे पदाधिकारी इतने अच्छे हैं, तो कांग्रेस के लोगों पे लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका एक शब्द में जवाब नहीं देंगे। आज हमारे पूरे सोचिए 8 मंत्री कांग्रेस पार्टी के मंत्री बने हुए हैं। रामनिवास रावत जी को अभी अकेला मंत्री बनाया, सोचिए। और पहली बार पूरे, मेरे ख्याल से पूरे विश्व के इतिहास में होगा, जो शपथ लेने के बाद फिर से दोबारा मंत्री बना हो। पहले राज्य मंत्री बना, फिर कैबिनेट मंत्री। इतना जल्दी प्रमोशन पहली बार देखने को मिला। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाया, मतलब इस तरह ही कांग्रेस का खौफ है इनको कि कांग्रेस के विधायक को मंत्री बना रहे हैं। तो ये हमेशा इतिहास लिखने में तो इनको महारत हासिल है। कमलेश शाह जी कांग्रेस पार्टी के थे, 25 करोड़ के गबन का केस लगा हुआ है। तो वो तो पूरी दुनिया जान रही कि किस दबाव में, किस तरह का इतिहास कुछ नहीं है। ये हमेशा इस टाइप से काम, माहौल बनाने का, एक परपंच बनाने का प्रयास करते, ताकि एक बड़ा माहौल लगे कि भारतीय जनता पार्टी में, अगर कहता हूं माहौल है, अगर तो जनता जान नहीं रही होगी कि यही भारतीय जनता पार्टी के, अभी आप बीडी शर्मा जी को दिखाया, यही लोग बोलते थे ना, लाडली बहनों को 3,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे रहे, 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। ये पूरा झूठ का पुलिंदा लेकर के आए थे। यही कमलनाथ जी जो पूरे प्रदेश में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया था, और ये केस बढ़े हुए हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे ठोक रहे हैं, केस ठोक रहे हैं बढ़े हुए बिजली का बिल वसूल करने के लिए। तो इनकी कथनी और करनी को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कैसे रहता, हम सबका विनाश पर सबका विकास करते हैं, पर सब बात करते हैं। अरे आप बताइए ना, जयंत मलैया की क्या हालत हो गई, गोपाल भार्गव जी की क्या हालत हो गई। 8 मंत्री कांग्रेस के बनाए, भूपेंद्र सिंह को दी कि जितने इनके सीनियर मंत्री, उनका कहीं अता पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैनेजमेंट का काम करती है। इनकी सिर्फ यही जादूगरी है, कथनी और करनी के अंतर को जो बताती है। जब पहले बाहर रहेगा भ्रष्टाचारी रहेगा, और जब अजय पवार जैसे मिल जाएगा तो सिंचाई घोटाला सब धुल जाएगा। जादुई वॉशिंग मशीन में धुल करके वो निर्मल स्वच्छ होकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए। चलिए ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका जी, फिर से एक बार आप पे आरोप है। एक शब्द में जवाब, पार्टी लेती नहीं, लोग उनके कार्यालय में आके सदस्यता खुद लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यालय के अंदर नहीं घुसती है। कांग्रेस कार्यालय में जो अपमान होता है, जो अपशब्द बोले जाते हैं, जो असंतुष्ट होते हैं, जो यहाँ पर कार्य नहीं होता, झूठ बोला जाता, और सबसे बड़ा जो 10 जनपद का चरण चुंबन चलता रहता है पूरे टाइम, उससे पीड़ित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के दरवाजे नहीं जाती है। लोगों ने आकर के हमारे कार्यालय में आकर सदस्यता ली है, और ये सभी मीडिया ने कवरेज किया है कि वहां पर आकर के लोगों ने स्वयं आकर के ये कहा है कि इन्होंने किस तरीके से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, किस तरह से मंच पर अपमान हुए, किस तरह मंच पे कपड़े फाड़े गए, किस प्रकार पावर ऑफ अटर्नी गाली बकने की दी गई, किस तरीके से महिलाओं ने एक दूसरे के साथ में बदतमीजी की, यहाँ तक कि किस प्रकार से एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करी। यह है कांग्रेस का चरित्र, जिसमें ना ही कोई अनुशासन है, ना ही कोई सम्मान है, और ना ही किसी भी प्रकार का विजन है। और सबसे बड़ी बात, इनका नेतृत्व कितना नकारा है, इनको उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आज जो विकास की दर है जिसके ऊपर आप गर्व करते हैं, तो वो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई, केंद्र के द्वारा बनाई गई, जिसके कारण आज मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पूरे देश, अगर देखा जाए तो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाया। तो ये हमारी स्पष्ट रीति नीति के कारण हुआ, जो पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए रखी, चाहे वो किसान हो, चाहे नारी हो, चाहे युवा
हो, चाहे आप जिनकी भी चर्चा करना चाहें, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आज अग्रणी है। जितना 2003 में कांग्रेस के समय में पूरे प्रदेश का बजट हुआ करता था, आज मात्र एक एक विभाग का उतना बजट है। इतनी तरक्की आज मध्य प्रदेश कर चुका है। आज कृषि में कृषि कर्मण्य अवार्ड खुद यूपी गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश सरकार को 3 बार दिया था और उसके बाद 5 बार। अमरवाड़ा का जो रण है वो तो सज चुका है, कल वोटिंग होने वाली है, प्रचार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और अगर प्रचार की ओर ध्यान दे, बीजेपी का पूरा संगठन किस तरह से जुटा है यहाँ प्रचार प्रसार में, हमने खूब देखा है। हाल ही में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव हुए, जो रिजल्ट आए हैं सामने, कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित भी है इस रिजल्ट से। लेकिन कांग्रेस की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद संगठन में बदलाव किया गया था और कहीं ना कहीं वही संगठन एक बार फिर एक्टिव नजर आया। जीतू पटवारी ने खूब यहाँ पर ताकत झोंकी है। क्या कुछ लगता है, कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं? देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 2 ही मुद्दे प्रभावी हैं। भाजपा जहां विकास का मुद्दा लगातार उसको हवा दे रही है, तो कांग्रेस ने वहां कमले शाह के धोखे और आस्था से जोड़ा है प्रत्याशी को। वहाँ एक आचलपुर दरबार है जिसके सेवादार के पुत्र बीएन शाह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। भाजपा आस्था के मुद्दों को उठाती रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर पर, अयोध्या, महाकाल, काशी चुनाव। कांग्रेस भी अब उसी राह पे चल रही कि एक दरबार से जुड़े आदिवासी को टिकट दिया है। तो इसी कारण चुनौती बड़ी भाजपा की और भाजपा ने पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री लगातार वहाँ गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, संगठन महामंत्री और जो आदिवासी मंत्री संपत्तियाँ उनकी वहीं पे है। बूथ स्तर पर बड़ी व्यवस्था की है पार्टी ने, मैनेजमेंट की। लेकिन कांग्रेस भी लगातार हार से चोट खा चुकी और अब एक तरह से संभलने के लिए पूरी ताकत लगाई है। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष उपचुनाव में 1-2 सभाएं करने जाते थे, लेकिन जीतू पटवारी लगातार डेरा डाले रहे। उनके प्रदेश प्रभारी जो राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र भी वहाँ पहुंचे और अच्छा प्रत्याशी देकर कांग्रेस लगातार वहाँ सभाएं कर रही, मुद्दे उठा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमरवाड़ा के चुनाव को ऐसे ले रहे हैं दोनों दल जैसे अमर हो जाएंगे। कोई इससे ना तो सरकार का कुछ बढ़ना बिगड़ना है, ना कुछ पक्ष को ज्यादा अंतर पड़ना, बस एक संदेश। कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी है, तो उसको अब एक ऑक्सीजन की जरूरत है कि वो फिर से, जैसे आपने देखा हो 2018 के पहले वो मुंगावली, कोलारस और चित्रकूट उपचुनाव जीते थे, तब जाके 18 में उन्होंने वापसी की थी। तो इसी तरह अब जो 2-3 उपचुनाव हैं, इनको कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है, पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। अब विजयपुर का उपचुनाव अभी आज हुआ है, लेकिन रिक्त आज हुई, लेकिन 1 महीने पहले से वहाँ 6 बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है कि वहाँ कांग्रेस को जिताना है। इसी तरह बीना में भी जमावट शुरू हुई और अमरवाड़ा में तो पूरी ताकत जीतू पटवारी, कमलनाथ, नकुलनाथ ने लास्ट के दौर में लगाई है। तो इस तरह से भाजपा जहाँ अब कांग्रेस को मौका देना चाहती उठने का कि उसको 2 चुनाव में करारी हार देने के बाद उसको फिर से ऊर्जावान नहीं होने देना, इसलिए पूरी ताकत लगाए। और कांग्रेस एक तरह से वापसी करने के लिए भाजपा की तर्ज पर बूथ प्रबंधन कर रही है, नेता प्रवास कर रहे हैं और एक अतिरिक्त वोट की व्यवस्था जो किसी आस्था के केंद्र से जुड़े होने के कारण होती है, वो तो हो रही है। तो बड़ा अमरवाड़ा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया दोनों दलों के लिए, क्योंकि दोनों ही दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। भाजपा में जहां अभी आप देख रहे होंगे कि एक तरह से रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया, कोई अभी इतनी जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन क्या संदेश उनको देना था अमरवाड़ा में के एक मंत्री बनाने के लिए उन्होंने शपथ ग्रहण का समारोह रखा। तो ये दोनों दल समझ रहे हैं कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं। ये चुनाव इसलिए नहीं है कि कोई सरकार गिर जाए, बन जाए, विपक्ष कुछ हो, ये संदेश है कि हम आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। अभी 4 साल हैं विधानसभा के चुनाव को। भाजपा में जिस तरह से एक असंतोष पनप रहा है, कांग्रेस उसको हवा देना चाहती है इन चुनाव के माध्यम से, जो भी उपचुनाव है। और भाजपा इस उपचुनाव को जीतकर दिखाना चाहती है कि नहीं, हम ठीक चल रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन आसान नहीं है किसी के लिए। अमरवाड़ा में जिस तरह से जमावट दोनों दलों ने की है,
मुझे लगता है कल मतदान जो होगा उसका प्रतिशत बताएगा कि जनता क्या चाहती है। वहाँ का आदिवासी एकजुट है जो आंचलपुर दरबार के ऐसी कांग्रेस के लिए, और भाजपा ने जो मैनेजमेंट किया है बूथ मैनेजमेंट, उसके बीच ये कड़ा मुकाबला होगा और 13 तारीख को पता चलेगा। जी, कड़ा मुकाबला देखने को तो मिल रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी जनता विकास पर भरोसा करती है या फिर मुद्दों पर भरोसा करती है, जिस तरह से दोनों पार्टियों ने ताकत जो की। ठीक है पवन जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, लगता है आपको कि कोई परिवर्तन अभी इतनी जल्दी हो पाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए, जो रिजल्ट आए, कांग्रेस ने मंथन किया, तमाम तरह के मंथन इस विषय को लेकर भी किए गए कि आखिर कमी कहाँ रह गई, कमी पर सुधार के लिए ध्यान दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 से भी ज्यादा खराब रिजल्ट 2024 में आपका देखने को मिला। अब लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ लगता है, बड़ी चुनौती लग रही है? नहीं, देखिए, आप एक सिक्के के जो साधारण सा पहलू होता है, जो संविधान के हिसाब से जो पहलू होता है, उस हिसाब से कोई चुनौती नहीं है। एक तरफ सच की लड़ाई है, एक तरफ झूठ की लड़ाई है। एक तरफ बाबा साहब के संविधान पे विश्वास रखने वाली पार्टी की लड़ाई है, एक तरफ तानाशाही की लड़ाई है। पूरी दुनिया देख रही है। ये मैनेजमेंट जो पुलिस प्रशासन पैसे का दुरुपयोग करते हैं, उसका उदाहरण है। पूरी दुनिया जानती है छिंदवाड़ा मॉडल को। कई हर चैनल ने दिखाया कि छिंदवाड़ा मॉडल डेवलपमेंट का अपने आप में पर्याय बना हुआ है, फिर क्यों हार जाते हैं? ये कब समझ में आएगा? आप हर व्यक्ति को सोचना चाहिए ना कि किस तरह की राजनीति अपने देश और प्रदेश में हो रही है, किस परिपाटी में चल रही है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर आप जाके सदस्यता ग्रहण किए। हमने क्या पूछा? हमने सिंपल सा पूछा कि कांग्रेस के विधायक को आपने मंत्री क्यों बनाया? जब आपकी इतनी बहुमत थी, आपके कार्यकर्ता इतने मजबूत थे, तो आपने कांग्रेस के विधायक को मंत्री क्यों बनाया? इसका जवाब नहीं दे रही है। 8 मंत्री कांग्रेस के क्यों हैं? एक का जवाब नहीं दे रही है। आपके जो सीनियर मोस्ट थे, जो पार्टी को खड़ा करने में जयंत मलैया जैसे लोग, गोपाल भार्गव जैसे लोग, जो अजय बिश्नोई जैसे लोग, ये जो लोग थे, बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित थे, उनको दरकिनार क्यों कर दिया? क्या कांग्रेसियों में ही पूरी अच्छाइयां हैं जो आप दूर दूर करके ला रहे हो? आप तो बड़ा सपना देख रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, और कांग्रेस युक्त भाजपा बनती जा रही है। मैं पूछ रहा हूं, आप डेवलपमेंट की बात करते हो, मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला करके बोला था 450 में सिलेंडर देंगे, कितने लोगों को दे रहे हैं? इसका 1 to 1 जवाब नहीं देती। बहुत बड़ी डीगे हाथ लेके बहुत बड़ा बजट किया, ये भी बताइए ना। बहुत बड़ा कर्जा भी लिया, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कर्जा भी ले रही भारतीय जनता पार्टी, 88,000 करोड़ का, उसको भी बताइए। ये सिक्के के एक पहलू को दिखाने का प्रयास करते, दूसरे पहलू को दिखाने का प्रयास नहीं करते। हम तो पूछते, बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ आया? 100 दिन में काला धन कहाँ आया? स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन आज के ही पेपर में था, उस स्मार्ट सिटी वाली रोड को नगर निगम लेने से इंकार कर दिया कि घटिया दर्जे का इसमें निर्माण हुआ है, हम नहीं लेंगे, हैंडओवर नहीं कर रहे। तो जो कोई व्यक्ति अगर पेपर पढ़ता होगा, थोड़ा सा भी अवेयर होगा, तो कभी भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी में नहीं आएगा। और अगर वैसे कुछ भी दिखाते रहे, बड़े बड़े विज्ञापन, एक बार प्लांटेशन नर्मदा के किनारे किए थे, कितने हजार करोड़ का घपला किए थे, फिर आ रहे प्लांटेशन किया है, और आज ही पुरानी विधानसभा के सामने जानवर उनको कायका, आज भी पेपर में था वो। तो इस तरह इनका ये बड़ा बड़ा विज्ञापन, जितने का विज्ञापन दे रहे हैं, अगर उस पेड़ की रक्षा करने के लिए उसमें खड़ा कर देना तो पेड़ पनप जाएगा। लेकिन इनका मकसद ही नहीं है, इनका मकसद सिर्फ विज्ञापन के सपने दिखाने हैं, उसी में कामयाब है। हम बताएं कि पेड़ की रक्षा करना जरूरी था कि होर्डिंग लगाना जरूरी था? क्या जरूरी था? ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं। प्रियंका जी, दिखावा करते हैं सिर्फ आप विकास के मुद्दे से हटाते हैं। कमलेश शाह जो कि कांग्रेस से बीजेपी में लौटे, आपने उनको प्रत्याशी बना दिया। रामनिवास रावत को हाल ही में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, ठीक 2 दिन बाद चुनाव थे, उपचुनाव। ये शायद भूल गए कि वो इनकी पार्टी से, इनके साथ से हट चुके हैं। वो वर्तमान में भाजपा के विधायक, मंत्री बनने के बाद मंत्री हैं। तो अब आप उन्हें आप उन्हें डरपोक कह चुके, आप उन्हें स्वार्थी कह चुके, आप उन्हें मतलब परस्त कह चुके, हम कह रहे हैं संवैधानिक हिसाब से वो विधायक कांग्रेस पार्टी के, ये बोल रहे हैं वापस आ जाएंगे। नहीं आए तो आज कोसना चालू कर दिए। आप क्या बुरे कैसे गए जब वो आपका साथ छोड़ दिए? जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपना ली, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, तो अब आपके तो वो रह नहीं गए। पहला करेक्शन, दूसरा करेक्शन, 11 लाख पौधे जो आपके माननीय करप्शन नाथ जी ने लगाए थे, कम से कम उनका हिसाब दे दीजिए। आप हमारा हिसाब तो लेने बैठते हैं। कम से कम पर्यावरण के लिए 29,000 के लिए हमने प्रस्ताव जो आया था उसको रिजेक्ट कर दिया, वो चीज को हमने अलग कर दी। तो हम तो कम से कम पर्यावरण के लिए विचार कर रहे हैं। आपने 11 लाख जो पौधे लगाए थे उसका हिसाब कहाँ है वो बता दीजिए। चलिए छोड़िए ये मत बताइए। आपने नर्सिंग घोटाले में 516 कॉलेजेस की
जब आवेदन आए थे तो सरकार इनकी है, हमसे मांग रहे हैं, 10 दिन से करो तो उत्तर हमसे मांग रहे हैं, गजब का तमाशा है। इंस्पेक्शन आपने क्यों कर दिए? उसमें विजय लक्ष्मी साधो ने किसको लाभ पहुंचाया? आप इस पे बात क्यों नहीं करना चाहते? तीसरी चीज, आप आदिवासी बहुमत की बात करते हैं, आपको गोंडवाना प्रियंका जी सब देख रहे होंगे निवेद, कहाँ का जवाब कहाँ दे रही गए थे ना उनसे सहयोग मांगने के लिए, उन्होंने अपने खुद के रामदीन जो आपके रावण जी प्रियंका जी देखिए आरोप कई तरह के, लेकिन क्या आपको लग रहा है प्रियंका जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी को भी डर तो लग रहा है, जिस तरह से पार्टी पूरी तरह से जुटी अमरवाड़ा में प्रचार प्रसार के लिए, जो प्रत्याशी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे उनको आपने प्रत्याशी बनाया है, हाल ही में मंत्री पद की शपथ दिलवाई है, तो ये फिर किस और संकेत है? अगर कॉन्फिडेंस इतना है बीजेपी को तो फिर नहीं लग रहा आपको कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर आप भी देख पा रही हैं? जो लोग आए हैं उनका उनके क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगिता हो सकती है, उस क्षेत्र के विकास में उनका क्या सहयोग हो सकता है, इस प्रकार हर व्यक्ति का यूटिलाइज भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर उससे क्षेत्र का विकास होता है, उससे अगर प्रदेश का भला होता है, उससे अगर राष्ट्र का भला होता है तो निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन अगर हम यही बात कांग्रेस से पूछने जाएं तो कांग्रेस क्यों चरण चुंबन में लगी रहती है? क्यों दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे रहे? क्यों कमलनाथ जी ने नकुलनाथ जी पे विश्वास जताया बजाय किसी कार्यकर्ता को खड़ा करने की जगह? क्यों पॉलिटिक्स बीजेपी करती है? अगर ऐसा लगता है कि बीजेपी लालच दे रही है फिर किसी तरह से प्रत्याशी जिस तरह से बनाए, मंत्री पद की शपथ ली है, तो आप सामंजस्य बनाइए पार्टी में। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को तोड़ रही है, तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं ये बनता है कि अपनी पार्टी में सामंजस्य बना के रखें। सांच को आंच क्या लगने का है, पूरी दुनिया देख रही है। हाँ। आप बताएं, रामनिवास रावत जब इस्तीफा नहीं दिए कांग्रेस पार्टी के वो थे तो क्यों उनको मंत्री बना दिया? इसका जवाब नहीं दे पा रही। ये नई पार्टी सत्ता में हमसे करेंगे। हम ये पूछ रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स नंबर 2 सबसे बोलने की, हम ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला जो इनके लिए उपयोगी होता है। अब ये देखिए, ये स्ट्रेटेजी नंबर 2 इनका ये है कि ताकि जवाब सुन ना पाओ। स्ट्रेटेजी नंबर 2 जयंत मलैया आज इनके लिए उपयोगी नहीं है। इसका मंथन कीजिए ना, अगर वो ये नहीं भी करते हैं तो किस स्वतंत्र पार्टी बना लेते? आपके इंडी गठबंधन में अगर हम बात करने जाएं तो इंडी गठबंधन में 27 पार्टी, आपकी खुद की वर्टिकल डिवाइडेड कांग्रेस पार्टी की टूटी हुई है। अगर नहीं टूटा हुआ, नहीं विभाजन कांग्रेस का हुआ तो बताइए। आपके पास पवन जी की बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। नहीं डिवाइड हुई है प्रियंका जी आपके पास में लौटूंगी। पवन जी अपनी बात रखिए, पवन जी रखिए अपनी बात कीजिए ना पवन जी। ठीक है, जवाब ले रही हो। ये चुप रहे तो इनकी स्ट्रेटेजी नंबर 2 यही है। साथ में हम कहते हैं, इन्होंने बोला जो उपयोगी होता है उसका उपयोग करती है। मतलब जयंत मलैया उपयोगी नहीं है, ये बोल रही भूपेंद्र सिंह उपयोगी नहीं है, अजय कोई उपयोगी नहीं है। चुप हो जाए, इनकी स्ट्रेटेजी यही है। जवाब नहीं दे पाई। 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे? 450 रुपए में सिलेंडर कितने लोगों को दे रहे? लिस्ट बताइए। 450 रुपए में कितने लोगों को? आप बोली नहीं रही है, बता रहे। राजकुमार पटेल और रामनिवास रावत छात्र राजनीति में एबीवीपी के लीडर रहे हैं, नहीं रहे हो तो बताइए। आप इसके बाद आपने उनको क्षेत्रीय राजनीति में दबाव प्रतिक्रिया लूंगी मैं देवदत्त जी से, प्रतिक्रिया लूंगी। देवदत्त जी देखिए जिस तरह की चर्चाएं चल रही है अमरवाड़ा की, अगर हम बात करें आदिवासी का पूरा फोकस दोनों ही पार्टियों का देवदत्त जी देखिए देखा जा रहा था। अगर बात हम बीजेपी की कर लेते हैं तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, आदिवासी हितैषी नहीं थी कांग्रेस, इस तरह के आरोप हैं कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से। अगर बात कांग्रेस की कर ले तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रत्याशी की हम बात कर ले, धीरेन्द्र शाह को उतारा, आदिवासी के करीबी माने जाते हैं, और जिस तरह से एक आश्रम से, नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं कार्ड भी कांग्रेस ने खेला है? क्या कुछ लगता है? जी देखिए, ये सब जिस तरह से एक चाहत हो गई ना सत्ता में बने रहने की, जोड़ तोड़ सब, रामनिवास रावत को कांग्रेस ने 6 बार टिकट दिया, मंत्री भी बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन देखो आप एंड टाइम पार्टी को धोखा देके चले गए, तो उनको जो शर्तों पे लाए उसको मंत्री बना रहे। और भाजपा में जो तपस्वी लोग थे जिन्होंने इतना संघर्ष किया है वर्षों, 20-20 साल विपक्ष में विधायक रहे, जब 2 सांसद पार्टी के जीते तब वो झंडा उठाए रहे, तो वो लोग जिन्होंने लाठी डंडे खाए, जेल गए, जिन्होंने तंज सहे उस समय कांग्रेस, 2 सांसद देश में जीते थे और ये लोग काम करते थे तो कांग्रेसी तंज करते थे, कहाँ लगे वो कभी नहीं आने पार्टी। ऐसे समय खून का घूंट पी के जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, आज उनको किनारे कर रहे हैं।
ये जो है ना, ये ध्रुवीकरण, एक मथानी चल रही है राजनीति में, बड़ा अमृत निकलेगा, क्योंकि ऐसा चलेगा नहीं। इस तरह के दमन और इस तरह की भेदभाव, ये कहाँ तक चलेगा? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कौन अपना कौन पराया, कौन संघर्ष का साथी, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी हिसाब किताब रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अलग चीजें चलती हैं। कि आज चर्चा क्यों हो रही है गोपाल भार्गव की, जो 9 बार लगातार जीत रहे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा, वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, संघर्ष किया, उनके जो प्रकल्प थे, जो समाज को जोड़ने के, जैसे वो कन्यादान करते हैं, वो गरीबों का इलाज कराते हैं, तो उसके कारण भाजपा की छवि बनती थी ना, कि भाजपा का नेता इतना अच्छा काम करता है, जो न कई विवादों में रहे, न कभी कुछ किया, न गुटबाजी में कुछ नहीं, एक सहज सरल व्यक्तित्व। और पार्टी ने जहां सौंपा, जो चुनाव हार रहे हो, गोपाल भार्गव को भेज दो, चाहे वो प्रतिपुर का उपचुनाव हो, बड़ा मलेरा था, सुर्खी का, तो वो जिताते भी है। तो जब ऐसे आदमी को आप घर बैठाओगे तो एक संदेश तो बिगड़ेगा पार्टी का। और आज पूरे प्रदेश में चर्चा है कि उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। तो ये सब पार्टी ऐसा नहीं कि मूल्यांकन करती है, चिंतन करती है, अभी मजबूरी में लिया गया, ये है, आगे सुधार करती है पार्टी। हो सकता सुधार करें और उन लोगों को महत्व दें जिनका जीवन पूरा खप गया है। देवदत्त जी, दोनों ही पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चुनौती कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी देखती हुई नजर आ रही है। एक और कांग्रेस इमोशनल कार्ड खोल रही है, पुराने नाते की दुहाई दे रही है, बीजेपी का मंत्री पद की शपथ दिलवाना, तमाम तरह की चीजें। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कल मतदान होगा तो जनता किस पर भरोसा करेगी। फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते चर्चा यहां समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अमरवाड़ा का जो अखाड़ा है वो सज चुका है, कल मतदान होने वाला है। दोनों ही पार्टियों ने दमखम यहां पर लगाया है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी प्रचार किया है। देखने वाली बात होगी, ये समीकरण त्रिकोणीय दिखता है, किस और जनता का रुख रहेगा। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।